हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। साथ साथ हम डिफरेंस को लेकर के बात करेंगे कि भाई ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मीनिंग है, किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो, क्या उसके लिए वहाँ पर एग्जाम्पल्स हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। लेट मी स्टार्ट। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है? देखिए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन से मतलब होता है कि भाई एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस टेक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है हमारी, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस टेक पार्ट कर रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ में सिमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं और उनके बीच में क्या हो रहा है हमारा, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ उनके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है हमारा। स्टेटमेंट को देख लीजिए अब आप। इट इज सिंपली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन को ही हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं। तो किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर या फिर कह सकते हो आप एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस टेक पार्ट कर रहे होते हैं और उनके बीच में जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है, साइमल्टेनियस होता है। यानी एक ही टाइम पे क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, उसी को ही मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। यानी जितने भी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस वहां पे प्रेजेंट होंगे जिनका साइमल्टेनियस कोलिजन हो रहा होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर, वही क्या कहलाती है, हमारी मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस को लेकर के बात कर रहे हो आप, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी हम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यूनिमोलिकुलर, बाई मोलिकुलर, ट्राई मोलिकुलर की बात करें। यूनि का मतलब हो गया हमारा सिंगल, सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है वहां पर हमारी। बाई मोलिकुलर यानी कि जहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं रिएक्शन के अंदर। ट्राई का मतलब हमारे पास में थ्री मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर। तो डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स वहां पे इन्वॉल्व हैं या जिनके बीच में साइमल्टेनियस कोलिजन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्युलरिटी की अलग अलग कैटेगरी बन जाती है। ठीक है जी। तो आप देखिए, एक बात इसमें और नोटिस करने वाली है कि जब आप मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करते हो आप, तो जैसे एक मॉलिक्यूल है कोई भी, मान लीजिए हमारा कोई क्या, हमारा सिंगल मॉलिक्यूल है, अगर उसको आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इसको किसी की नीड नहीं है, इसको किसी की नीड नहीं है, ये अपने आप क्या होगा, अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी और मॉलिक्यूल की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अपने आप में ही कंप्लीट है। ठीक है जी। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को लेकर के बात करते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लेकर के बात करते हैं, मान लीजिए कोई ए है, ये अपने आप को बी एंड सी में कन्वर्ट कर रहा है, तो आपका क्या है, ये सेल्फ इसकी क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है, कोई और मॉलिक्यूल की तो इसको नीड है नहीं, किसी और की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको क्या करना है, केवल अपने आप को ही ब्रेक करना है। इसको अपने आप को ही ब्रेक करना है और अपने आप को ब्रेक करके ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को लेकर के बात कर रहे हैं तो हमारी रिएक्शन कैसी है, यूनिमोलिकुलर है। अब अगर मॉलिक्यूल दो होंगे, अगर मॉलिक्यूल दो होंगे, मान लीजिए कि हमारे पास में दो मॉलिक्यूल है, अब दो मॉलिक्यूल अगर आपस में साइमल्टेनियस कोलाइड करेंगे तब तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लीजिए उनका साइमल्टेनियस कोलिजन हो ही नहीं रहा जल्दी से, तो उस कंडीशन में हमारे पास जल्दी से प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा ही नहीं। तो अगर हम पहली वाली कैटेगरी को कंपेयर करते हैं सेकंड वाली कैटेगरी से, तो यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी सी क्या हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है। क्योंकि जब पहले वाले मॉलिक्यूल के पास दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, उसके साथ साइमल्टेनियस कोलाइड करेगा, तभी तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी पहले के कंपैरेटिवली क्या हो गई है, कम हो गई है। लेकिन वही अगर हमारे पास में आप बात करते हो, भाई हम केस लेते हैं भाई भाई ट्राई मोलिकुलर का। अब तीन मॉलिक्यूल आपने ले लिए, देख लीजिए हमारे पास में। अब इन तीनों की बात करें, एक साथ एक जगह पर आकर के आपस में मिलेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तभी तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा भाई। तो यहां पर हमारी कंडीशन और भी थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है भाई। आसानी से ये एक दूसरे के नजदीक एक ही समय में आकर के कोलाइड करेंगे,
तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाएगा हमारे लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारे पास में जो साइमल्टेनियस कोलिजन को लेकर के बात करें, अगर मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ऐसे केसेस बहुत ही रेयर होते हैं। आप देख रहे हो कि भाई 2 या 3 मॉलिक्यूल को एक ही समय में एक ही जगह पे आपस में कोलाइड करा रहे हैं, तो वही हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो साइमल्टेनियस कोलिजन क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रेयर हो जाता है उस कंडीशन में। तो इसलिए जब कभी भी हम मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो मॉलिक्युलरिटी या तो हम यूनि की बात करते हैं, या फिर आप बाई की बात करते हैं, और ट्राई, या फिर लास्टली हम ट्राई की बात कर रहे हैं। तो ट्राई से ज्यादा के केसेस मैंने नहीं लिए हुए, देख लीजिए, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा जो साइमल्टेनियस कोलिजन जो हमें चाहिए वो हो नहीं पाता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो आप इसीलिए बोलते हैं कि मोर देन 3 की बात करेंगे तो वहां पे मॉलिक्युलरिटी कैसी होगी, बहुत ही रेयरली पॉसिबल हो पाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। अगर मॉलिक्यूल होगा तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होगा। ऐसा तो है नहीं कि मॉलिक्यूल आधा मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा या 1/4 मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। अगर जीरो बोले तो अगर मॉलिक्यूल अगर है ही नहीं तो इसका मतलब जब रिएक्टेंट ही नहीं है हमारे पास तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। जब जीरो पॉसिबल नहीं है तो नेगेटिव तो वैसे ही पॉसिबल नहीं होगा, आप कह सकते हैं वो आप। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना आप, ऑलवेज वो होल नंबर में ही होती है, ना तो कभी वो जीरो होगी, ना नेगेटिव होगी, ना ही कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं जिससे मॉलिक्युलरिटी और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए आपको। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स को लेकर के बात करी है यहाँ पर हमने। तो आप देखो NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड को लेकर के बात कर रहे हैं। अब आपको देखिए ये अपने आप में क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है। अगर इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है अपने आप को तो खुद का केवल डिकम्पोजिशन करने की जरूरत है। अपने आप को डिकम्पोज करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी और की इसको जरूरत ही नहीं है। तो रिएक्शन आसानी से टेक प्लेस कर जाती है। और यहां पर इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, बोलेंगे 1 होगी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टिकियोमेट्री होती है वही आपकी मॉलिक्युलरिटी हो जाती है। अब आप देखो जैसे कोई भी सिंगल स्टेप में रिएक्शन दिखाई गई है और उसमें अगर हमारे पास 1, 2 या 3 मॉलिक्यूल आपको नजर आ जाते हैं तो आप एक काम करेंगे, उसी स्टिकियोमेट्री को आपस में प्लस करके आप ओवरऑल बता सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। अब यहाँ पे देखो NH4NO2 की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल हमारे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसका। तो जब आप इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है, पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लेंगे और फाइनली आपको N2 गैस मिल जाएगी। अब देखो जैसे कि हमारे पास NO की बात कर रहे हैं, O3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो NO2 और O2 बन रहा है, देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है हमारा, एक तो NO का मॉलिक्यूल है और एक हमारा O3 का मॉलिक्यूल है। तो 1 और 1 मिला के क्या हो गया, बिट्टू। स्टिकियोमेट्री की वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई, 1 तो हो गई किसके लिए, NO के लिए, 1 किसके लिए हो गई आपकी, O3 के लिए। तो फाइनली आपकी 2 और ये वैल्यू, तो आप बोल रहे हैं ये हमारी एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ऐसे देखिए FeCl3 की रिएक्शन कराई है SnCl2 के साथ। तो एक हमारे पास मॉलिक्यूल किसका है, सॉरी 2 मॉलिक्यूल किसके हैं हमारे पास में, यहाँ पर FeCl3 के हैं, और एक मॉलिक्यूल किसका है हमारा, SnCl2 का है। तो आप इस केस में देख रहे हैं कि भाई हमारे पास में FeCl3 के 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑफ SnCl2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि मॉलिक्युलरिटी क्या है हमारी, भाई ट्राई मॉलिक्यूलर का केस है। मैंने आपको जैसा बताया कि 1, 2 या 3 मॉलिक्यूल अगर नजर आते हैं तो उस कंडीशन में आप उसकी मॉलिक्युलरिटी को उसके स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को ऐड करके आप फाइंड आउट कर सकते हो आप। लेकिन हाँ, अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर आपको नजर आते हैं तो उस कंडीशन में, या आयंस नजर आते हैं तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। एक ही स्टेप के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स को सोचोगे आप कि एक साथ एक जगह पर कोलाइड कर जाएंगे तो वो चीज हमारी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। तो उस कंडीशन में हमारी जो रिएक्शन होती है वो मल्टी स्टेप की रिएक्शन होती है। तो वहां पे हमारे को उसका स्लो स्टेप देखना पड़ेगा और स्लो स्टेप देखने के बाद उसके मॉलिक्यूल देखने पड़ेंगे, तब जाकर के वहां कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर हम मॉलिक्युलरिटी को लेकर के बात कर रहे हैं।
लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सिंगल स्टेप में अगर बोलें कि इसकी मॉलिक्युलरिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल देख लीजिए Br नेगेटिव आयन के हैं। मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है BrO3 नेगेटिव आयन का, और 6 हमारे पास H पॉजिटिव है। तो आप देख लीजिए 6 और 5 कितने हो गए हमारे पास में, 11 और 1 12 हो गए। यहाँ पे 12 की बात हो रही है, तो 12 मॉलिक्यूल एक साथ में एक ही जगह पे आकर के एक ही टाइम में कोलाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते जी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो आई थिंक सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई मॉलिक्युलरिटी से क्या मतलब है। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जो किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं और एक साथ आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है जी, एक साथ आपस में कोलाइड करते हैं। एक साथ कोलाइड करना वो हमारे लिए मस्ट है। तो अगर एक साथ कोलाइड कर रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी उनके लिए डिफाइंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है जी, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा हम, तो ये आपको क्लियर हो गई होगी बात कि भाई मॉलिक्युलरिटी से हमारा क्या मतलब है। ठीक है जी, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक डिफरेंस है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। भाई ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में क्या आप डिफरेंस दे सकते हो आप? एक तो इनकी स्टेटमेंट ही हो जाएगी, एक तो पॉइंट आप स्टेटमेंट का ही ले सकते हो आप। भाई ऑर्डर क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जो रेट लॉ में एक्सप्रेस करते हैं। तो उन कंसंट्रेशन टर्म्स की जो भी पावर दे रखी होती है, जो भी आपका एक्सपोनेंट दे रखा हो, उनका जो टोटल सम होता है वो आप बोलते हो ऑर्डर होता है। या ऐसे भी सिंपल वर्ड्स में भी कह सकते हो कि ये टोटल कंसंट्रेशन का सम होता है जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में डिपेंड कर रही है। एक्चुअल वर्ड को ध्यान रखना आपने, भाई एक्चुअल में किन कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, तो वही क्या होता है हमारा ऑर्डर। ओवरऑल पे डिपेंड नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया था भाई रेट की बात करते हैं तो आर इक्वल टू क्या लिखते हो भाई, के ए, और ये आप पावर लगाते हो तो ये पावर कौन सी होती है, ये वो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जिन पे रेट एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है, जिसे हम पावर में इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये बी हो गया, तो बी रिएक्टेंट की जितनी कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे रेट आपका बेसिकली डिपेंड कर रहा है एक्चुअल में, तो वो क्या हमारी बीटा है। तो यानी ऑर्डर क्या हो गया, ये वो टोटल कंसंट्रेशन का सम होता है, टोटल का कंसंट्रेशन का सम होता है जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन आपका एक्चुअल में डिपेंड कर रही है। अब एक्चुअल में कितने पे डिपेंड कर रही है वो देखना होता है आपको, तो अल्फा एंड बीटा यहाँ पर है। अब मॉलिक्युलरिटी मैंने बताया हुआ है आपको, अभी बात हुई हमारी कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, कि नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जो किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका आपस में साइमल्टेनियस कोलिजन हो रहा है, तो वही क्या कहलाती है, हमारी मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। ऑर्डर की बात करते हैं तो होल नंबर में भी हो सकती है वैल्यू, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, यहां तक कि कुछ केसेस में नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी होती है हमेशा ही होल नंबर में होती है, ना तो कभी जीरो होगी ना ही कभी फ्रैक्शनल होगी। ठीक है, अगर जीरो की बात करोगे तो इसका मतलब रिएक्टेंट है ही नहीं हमारे पास, उस कंडीशन में रिएक्शन फिर कैसे हो जाएगी। फ्रैक्शनल की बात करते हैं तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि देखिए H2 है, अगर मान लीजिए ये हाफ O2 ले लिया हमने और आपको बोल रहे हैं ये H2O बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखो आप फ्रैक्शनल वैल्यू की बात हो रही है, 1/2 की बात हो रही है, तो इसलिए आप बोलेंगे इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर इसको हमने बात करनी है तो इस फ्रैक्शन को हटा करके हमारे को होल नंबर में बदलना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में मान लीजिए इसी रिएक्शन को हम अगर अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 आए आगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और फाइनली आपका ये हो जाएगा H2O। अब यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी तो आपके लिए पता चल गई आपको, भाई मॉलिक्युलरिटी क्या होगी बोलेंगे तो हमारी भाई 2 मोल H2 और 1 मोल O2, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी 3 होगी। लेकिन ऊपर वाले केस में बोले तो मॉलिक्युलरिटी हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन को लेकर के बात हो रही है। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऐसा नहीं है कि हमने अल्फा और बीटा को ऐसे ही रख दिया उठा करके, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब आप किसी भी रिएक्शन को आप परफॉर्म करा रहे हो आप, तो एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा अल्फा और बीटा क्या होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकालते हैं, वहां पे स्लो स्टेप का पता लगाते हैं रिएक्शन का कौन सा है,
तो उसमें जो भी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की होती है वो डिसाइड कर रहा है कि हमारे पास रिएक्शन भाई ऑर्डर क्या होगा उसका। तो यानी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और अगर मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। आपको क्या देखना पड़ा, केवल ये स्टिक्योमेट्री तो देखनी पड़ी। भाई आपके पास H2 की क्या दे रखी है 2 और O2 की क्या दे रखी है हमारे को भी 1। तो यानी कि इस हिसाब से हमने मॉलिक्युलरिटी बता दिया 3। हमें इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई थ्योरेटिकली हमने वैसे ही बता दिया, रिएक्शन दे रखी है कि भाई मॉलिक्युलरिटी उसकी क्या होगी। और देखिए ऑर्डर जो होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं, यानी कि जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है उनके लिए भी निकाल सकते हैं। साथ साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर दे रखी हो, मल्टी स्टेप की रिएक्शन दे रखी हो, तो वहां पर भी हम ऑर्डर की बात कर सकते हैं, ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्युलरिटी हमेशा ही एलिमेंट्री रिएक्शन पे अप्लाई होती है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन पे अप्लाई होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे हम मॉलिक्युलरिटी को फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो जहां पे एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी होगी, सिंगल स्टेप की रिएक्शन दे रखी होगी, वहां पर आप उसकी स्टोइकियोमेट्री को देख करके आप मॉलिक्युलरिटी को बता सकते हो। तो आई थिंक सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी। ऐसी कोई रिएक्शन जो वैसे एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर ना हो करके कुछ कंडीशंस अगर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह एक्ट करती है या बिहेव करती है। तो आप बोलेंगे वो हमारा केस कौन सा होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दीज आर दोज रिएक्शंस, देखो जैसे आपको बता रहे हैं कि विच आर नॉट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दीज आर नॉट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। कुछ कंडीशंस अप्लाई करिए जिसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन क्या हो गई है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर हो गई। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं भाई, हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जनरली जो एग्जाम से में आपसे डिस्कस किए जाते हैं। तो जैसे देखिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इथाइल एसीटेट आपको दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं। और कंडीशन अप्लाइड, जैसा मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल कंडीशन में ही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो वो कंडीशन क्या लगा रहे हैं, हम वाटर को एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं। वाटर की क्वांटिटी क्या लेके चल रहे हैं, हम एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं। इसके साथ हमने किसको रिएक्ट करा रहे हैं, इथाइल एसीटेट को। यानी वाटर क्या है, एक्सेस है। और मान लीजिए हमारे पास इथाइल एसीटेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है जितनी आपकी रिएक्ट कर रही है वो लेट अस सपोज, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 0.01 मोलर है, ठीक है। अब लेट अस सपोज मान लीजिए वाटर हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास में आपका 2 मोलर है। वाटर क्या है, 2 मोलर है। अब उस कंडीशन में आप देख रहे हो भाई रिएक्शन के अंदर, भाई 1 मोल ये इसका ले रखा है इथाइल एसीटेट का, 1 मोल आपने वाटर का ले रखा है, 1:1 के रेशो में इनके बीच में रिएक्शन हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो लिमिटिंग रीजेंट है, लिमिटिंग रीजेंट है वो क्या है हमारे पास, ये है जिसकी क्वांटिटी हमारे पास कम है। जिसकी क्वांटिटी हमारे पास कम है यानी कि लिमिटिंग रीजेंट जो है हमारे पास वो हमारा क्या है, इथाइल एसीटेट है। अब जब 1:1 के रेशो में ये रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 मोलर में से भाई कितना रिएक्ट कर रहा है, जितना ये इथाइल एसीटेट रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन के अंदर उतना ही वाटर भी रिएक्ट करेगा। तो यानी कि जब वाटर की रिएक्शन इथाइल एसीटेट के साथ होगी तो वाटर की क्वांटिटी में से कितनी क्वांटिटी कम हो गई भाई, 2 मोलर में से हमारा 0.01 कम हो गया। भाई बाकी आपका बच गया इसका, क्योंकि एक्सेस अमाउंट है ये। तो अब आपके पास लेकिन ये वैल्यू क्या है, 0.01 बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसीलिए इसका जो डिफरेंस लेंगे आप तो वो भी क्या होगा हमारा, बोलेंगे इस 0.01 जो आपने इसमें से लेस किया, बहुत छोटी वैल्यू को लेस कर रहे हो आप, तो आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इसके टोटल के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आपकी माइनस हो रही है यहाँ पे। तो आपका अप्रोक्सीमेटली कॉन्सेंट्रेशन अभी भी कितनी हम बोल के चलेंगे भाई, 2 मोलर। इसकी हम बात कर रहे हैं आपसे वाटर की, इसकी बात कर रहे हैं हम वाटर की। तो अब आप देख रहे हैं कि वाटर जो है हमारे पास रिएक्शन में टेक पार्ट करने के बाद भी क्या है आपका, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है। तो रेट जो है बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है CH3COO C2H5 पे।
भाई ये लिमिटिंग रीजेंट है। ये रिएक्शन में जब टेक पार्ट कर जाएगा तो उसके बाद बचा हुआ वाटर क्या है, उसकी तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, उसका तो कोई रोल प्ले नहीं हो रहा रिएक्शन के अंदर। तो अब आपके पास जो चीज हमारे पास कम है, तो जब तक ले वो चीज हमारे पास रिएक्शन के अंदर थी तब तक ले रिएक्शन हुई, उसके बाद रिएक्शन बंद हो गई। जैसे ही 0.01 मोलर आपका रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, प्रोडक्ट में बदल जाएगा, तो बाकी का वाटर तो कोई रोल प्ले कर नहीं रहा ना रिएक्शन में, अकेला वाटर क्या कर लेगा रिएक्शन के अंदर। तो जो रेट है बेसिकली आप कह सकते हो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, जो हमारा लिमिटिंग रीजेंट है, जब तक ले लिमिटिंग रीजेंट रिएक्शन के अंदर है तब तक ले हमारे पास में एज ए रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तब तक रिएक्शन होती है, उसके बाद रिएक्शन बंद हो जाती है। तो आपके पास जो रेट है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, इथाइल एसीटेट पे डिपेंड कर रहा है। और ये 1 मोलर है तो पावर क्या लगा दिया आपने, 1। ठीक है जी, बात को समझ रहे हैं मेरी। आप इथाइल एसीटेट की रिएक्शन तो आपको पता चल ही रही है, वाटर H और OH में डिकम्पोज हो जाएगा। वाटर का H प्लस आयन किसको देंगे, CH3COO नेगेटिव आयन को, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। अब जो आपका C2H5 पॉजिटिव है हमारा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3COO पे नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव वाले C2H5 के साथ में क्या आएगा, OH नेगेटिव आयन आकर के क्या करेगा, ये हमारा इथाइल अल्कोहल बना लेगा जी। इन द सेम मैनर आपकी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी है, ये भी एक आपकी रिएक्शन होती है, जिसमें हमारे पास में हम केन शुगर की रिएक्शन करा रहे हो एक्सेस ऑफ वाटर के साथ। तो लिमिटिंग कौन सा हो गया, इसकी क्वांटिटी क्या है हमारे पास में, कम है। जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया भाई लिमिटिंग रीजेंट है, ये हमारा लिमिटिंग रीजेंट है। जब लिमिटिंग रीजेंट है तो इसकी क्वांटिटी कम है भाई, जब तक ले ये प्रेजेंट है रिएक्शन के अंदर तभी रिएक्शन हो रही है, वाटर तो हमने एक्सेस में ही ले रखा है। तो आप बोलेंगे यहां पर भी जो रेट है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, C12H22O11 के। वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा, वाटर तो एक्सेस क्वांटिटी है, वाटर को क्या है, उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे आप, वाटर की क्वांटिटी को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे आप। तो आप बोलेंगे रेट बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल 1 मोल ऑफ यहां पर केन शुगर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम इसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वाटर को क्या हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, वाटर की क्वांटिटी कैसी है हमारी, एक्सेस अमाउंट में। तो आपने देखा जब हम वाटर को एक्सेस में लेके चल रहे हैं तभी तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हुई है। अगर वाटर को एक्सेस में लेके नहीं चलते, कंडीशन अप्लाई नहीं करते, तो आपकी जो रिएक्शन थी आप बोलेंगे उसका ऑर्डर 1 नहीं होता, उसमें फिर वाटर को भी इन्वॉल्व करना पड़ता हमारे को। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कुछ कंडीशंस अप्लाई करके अगर कोई रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है और एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आई थिंक सो जितने टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है जी, तो नोट कर लीजिए अब आप लोग।